हेलो एवरीवन, हमारे सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था ये बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम होंगे, एफसीसी में 4 एटम होंगे और प्रिमिटिव में 1 एटम होगा। ठीक है, अब आज हम क्या है क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या है अरेंजमेंट के बारे में बताता है कि सॉलिड स्टेट में जो हमारे एटम्स उनके अरेंजमेंट कैसे कैसे है। तो मोटा मोटा मैं इसमें बता देती हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखो क्या है, अगर एटम्स को एक लाइन में हम रखते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब है कि जिस एटम को हम देख रहे हैं ना वो कितने एटम से सराउंड है। जैसे इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, एक इधर एटम है इससे और एक ये जो एटम है इससे सराउंड है, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल, जो उसके बिल्कुल पड़ोसी है, बिल्कुल पास में है, जो नियरेस्ट है, सबसे पास में है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो वन डायमेंशनल में क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक लाइन के साथ साथ हम दूसरी लाइन को अगर लगा देते हैं, जैसे इधर इसके साथ ये इधर एक ही डायरेक्शन में, तो क्या है वो 2D अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया। अब देखो जैसे ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप में कुछ बना रखा है, इसमें देखो जो बीच वाला आइटम हम इसको देखते हैं, ये कितने, जो सबसे पास इसके जो एटम है वो कितने एटम से ये सराउंडेड है, तो ये 1 2 3 और 4 से है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसको हम दूसरी, ये है ए अरेंजमेंट, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं ना कि ए और बी बिल्कुल पास में। तो इस फिर अब इसकी अरेंजमेंट देखेंगे तो ये क्या है, 6 से अरेंज है। तो इनकी जो अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या है, हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर ए अरेंजमेंट होगी मतलब बिल्कुल एक एक दूसरे के ऊपर अगर हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और इन बिटवीन हम जैसे एक अलग लेयर, फिर दूसरी अलग लेयर, फिर सेम लेयर अलग लेयर, तो ये क्या है इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सॉरी फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक सेकेंड, ये स्क्वायर बना रहा है और इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद है 3D वाली, ये क्या है, जैसे कि अब इसके साइड में लगा होता, अब क्या स्पेस में अगर हम तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, एक क्यूब की फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो ये 3 तरह की यहाँ पे पैकिंग होगी, जैसे दिखा रखी TOT, ये ऊपर नीचे मतलब नीचे रखा, मतलब 2D में ऊपर नीचे ये जो लगी हुई थी यहाँ पे लेयर ये और ये, अब इनके ऊपर कोई तीसरा आइटम रख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 3D। अब 3D को है ना हम फर्दर 2 चीज़ें इसमें और पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, ये इसके ऊपर रखने के कारण, सॉरी एक सेकेंड, ऊपर रखने के कारण क्या है, इसमें खाली जगह बन गई है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड। जैसे कि ये ए बी जो टाइप अरेंजमेंट थी वो अरेंजमेंट है 2D में, अब इसके ऊपर हमने तीसरा आइटम रख दिया तो अब ये 3D अरेंजमेंट होगी। लेकिन 3D अरेंजमेंट के कारण बीच में देखो जैसे एरो से दिखा रही है कि टेट्राहेड्रल होल बन गया है, इस होल को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल होल या फिर टेट्राहेड्रल वर्ड बोलेंगे इसको। वर्ड का मतलब क्या होता है, होल या खाली जगह। ठीक है, अब दूसरी टाइप की क्या है, जैसे ये 3 है, ये भी ए बी टाइप हो गया ना, ये ए और बी टाइप। ठीक है, इसी पे ए और बी हमने ऊपर रखी है, वो अरेंजमेंट क्या, ए बी हमने ऊपर रखी है। तो अब ये क्या है, एक होल बना रही है, ये जो होल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड 3D अरेंजमेंट में। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि देखो, एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब एक जो लेटिस है ना उसमें n नंबर ऑफ स्फेयर हैं। ठीक है, n एटम से या स्फेयर से बना है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, अगर वो 3D में अरेंजमेंट है तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं, n ही है, मतलब जितने स्फेयर हैं उतने ही वो क्या बनाएगा, वर्ड बनाएगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, 2n, मतलब स्फेयर से डबल उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका नंबर देख लेना। टेट्राहेड्रल छोटा वर्ड है ना, 4 से बन रहा है, तो ये डबल लगेंगे, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी का, मतलब कि कितनी, अगर स्फेयर्स को हम किस तरह से अरेंजमेंट करें कि हमारी जो वो है ना मैक्सिमम
पैकेजिंग हो जाए उनकी, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्फेयर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो अलग अलग टाइप की जो ये हमारे लेटेस्ट सेल्स थे, यूनिट सेल्स थे, इसके अलग अलग क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम क्या है एचसीपी के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंपलेस्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये एक जो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये दे रखा है ना, इसको एक बार गौर से देखना, ठीक है। अब इसको हम एक फेस को स्टडी कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना। इसमें क्या कर रखा है, इसका जो फेस डायगोनल है उसके फेस डायगोनल पे 3 स्फेयर आएंगे यहाँ पे ए, बी और सी नाम से, ठीक है। तो ये ए और सी को मिलाने पे हमारे क्या एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। ये वाला देखना ये बन रहा है। तो ये क्या कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से देखना क्या कह रहा है, ए सी को क्या है बी मान लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ए जो है हमारा ये हमने ए माना था और ये हमने बी माना था। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ये किसके हो जाएगा b√2a। सिंपल जो एक पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है वो हमें मिल गया √2a। अब देखो ये जो स्फीयर है उसकी एक स्फीयर की रेडियस कितनी है r दे रखी है। तो अब ये देखना यहाँ पे, यहाँ से एक r, फिर ये इस वाले स्फीयर में 2 r हो जाएंगे, क्योंकि पूरा डायमीटर लेंगे तो r करके कन्वर्ट कर देंगे। तो एक r ये 2r और एक ये r, टोटल कितने हो गए हमारे पास 4r हो गए। और ये किसके इक्वल है b के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ऊपर हमारा b आया है यहाँ से, एक तो b यहाँ से आया है किसके इक्वल √2a के इक्वल, और एक b हमारा है 4r के इक्वल, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या है a निकाल लिया, ये क्या आ जाएगा 4r/√2 या फिर 2√2r, ठीक है। या फिर r भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इधर इसको a को 2√2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से हमें r भी मिल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया रेडियस निकाल ली है या फिर a निकाल लिया, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, इसको याद कर लेना कि एक a है वो किसके इक्वल है 4r/√2 या फिर 2√2r के। मैंने तो याद रख रखा है कि a को 2√2r से, क्योंकि जो बॉडी सेंटर्ड वाला है ना वहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो ऐसे हम कंपेयर करने में इजी हो जाएगा और याद रखने में भी इजी हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख लो a इज इक्वल्स टू 2√2r, ठीक है। अब आगे काम देखते कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल। एक सेकेंड, ठीक है। तो पैकिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल, ठीक है। चारों स्फीयर से 4 स्फीयर हैं यहाँ पे, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100 अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। और पूरे यूनिट सेल की कितनी वॉल्यूम है उसमें आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखो 4 स्पेयर पढ़ते हैं हम सीसीपी में, एचसीपी में 4 स्फीयर पढ़ते हैं ना, ऐसे अरेंज करेंगे कॉर्नर पे तो हमें 4 स्फीयर मिलते हैं। इसलिए क्या है हम इसमें एचसीपी हो गया, एफसीपी हो गया, फेस सेंटर्ड वाले में हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 4 स्फीयर हैं। तो सॉरी 4 स्फीयर पढ़ा था ना, तो एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 πr³। ये फॉर्मूला है मेंसुरेशन का, 4 × 4/3 πr³ इंटू 100। और नीचे क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की एक लेंथ का क्या नाम है ए, तो वो ये क्यूब ही हो गया ना, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है a³, ठीक है। और ऊपर हमने निकाला a किसके बराबर है 2√2r के, तो a की जगह यहाँ पे हमने 2√2r लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा 74%, ठीक है। तो याद रखना एचसीपी हो या एफसीपी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो पैकिंग है उनकी क्या है 74% है, ठीक है। तो ये देखो एफ में भी ऐसे आता है ना उल्टा 7, जैसे हम ऐसे लग रहा है रोज जैसे उल्टा 7 लिख दिया और ये 7 है, तो ऐसे याद रख लेना एचसीपी या एफसीपी में क्या है 74% एफिशिएंसी है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब ऐसे ही हम बॉडी सेंटर्ड के देखेंगे। तो ये इतना तो हमें आ गया था ना हमारा कि बी क्या है √2a के इक्वल है, ठीक है। इसमें नया क्या है, अब इसमें बॉडी सेंटर्ड है ना, तो एक नया हम वो लेंगे जो क्यूब का एक डायगोनल बनाएगा, ठीक है। क्यूब को तोड़ते हुए एक डायगोनल बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक सी आएगा। ये देखो मैं बताती हूँ, देखो इसमें क्या हमने ए एफ और डी ये वाला हमारा वो ट्रायंगल देखना। तो इसमें क्या है, ये हो गया डायगोनल हैं, और ये एफ डी और ये ए डी ये क्या हो जाएंगे हमारे ये क्या है, फेस वाली जो हमने निकाली थी नीचे, ये फेस हो गया ना, ये नीचे वाला। इस फेस पे क्या है, ये बी अभी जो हमने पीछे HCP में निकाली थी, तो ये हमने बी माना था, ठीक है। और ये जो नया डायगोनल बना है ये वाला, ये सी है, और ये ए तो है ही जो हमारा क्यूब है उसकी ए। तो ये सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के, सॉरी बी यहाँ पे देखो बी क्या है, एक सेकेंड, ये बी देखो √2a है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास सी आ जाएगा, सी क्या हो जाएगा, √3a, ठीक है। ये आ गया सी। अब देखो आगे देखते हैं। तो ऐसे ही रीअरेंज करके इसको फिर से हम 4r के इक्वल रख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे रखा था r, 2r यहाँ से और एक r, √3a को 4r के इक्वल रखेंगे तो a क्या आ जाएगा, अब की बार हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/4a, सॉरी 4√3, ठीक है। ए आ गया यहाँ पे। अब क्या है, ए की वैल्यू तो हमें रखनी थी यहाँ पे। अब देखो बॉडी सेंटर में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि बॉडी सेंटर में कितने हमारे पास आते हैं, 2 हमारे पास फेयर आते हैं, एटम बोल सकते हैं। तो 2 × 4/3πr³ इंटू में ए की जो हमारे पास वैल्यू वही है 4/√3r, ये रखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 68%। सोल्व कर लेना। मेन अगर ये सब सोल्व ना करो, डेरिवेशन ना करो ना, तो फिर भी इतना याद रख लेना कि बॉडी सेंटर्ड में एफिशिएंसी है 68%। अब देखो बी जैसे लिखते हैं वैसे 8 लिखते हैं, तो बॉडी और 8 क्या है, कोरिलेट कर लेना, याद रह जाएगा। जैसे कि एफ से हमने क्या याद रखा है, 7, तो एफ और 7 74%, मतलब FCP या HCP में CCP में क्या है 74%। ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड वाले की बात करें तो बी क्या 8 जैसे है, तो इसमें क्या है, ये हमारी 68%। तो ऐसे हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। लास्ट इसमें है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। अब देखो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो सिर्फ ये देखो 8 स्फेयर है ना, तो जो हमारे ए आएगी ना वो क्या है हमारी 8r की इक्वल आ जाएगी, सॉरी 2r की इक्वल, मैंने गलत बोल दिया। जो हमारी ए है, यहाँ से देखो डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारी जो ए है वो क्या है 2r की इक्वल, एक की r और एक की ए है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक में तो एक ही एटम होता है ना, तो एक एटम की तो वॉल्यूम कितनी आएगी 4/3πr³ और नीचे a³। ए क्या है हमारे पास, एक ए है 2r की इक्वल है, तो ये क्या हो गया 8r³ और सिंपल। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 52%, ठीक है। फिर से मैं लिख देती हूँ, FCP वाले की, फेस सेंटर वाले की एफिशिएंसी है 74%, बॉडी सेंटर वाले की है हमारे पास 68%, और जो सिंपल क्यूबिक उसकी आ जाएगी 52.4, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। दूसरा तरीका याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लेना, सिंपल क्यूबिक में हमारे पास एक स्फेयर आता है ना, एक एटम, जो पिछले उसमें पढ़ा था, तो सबसे कम इसकी बॉडी सेंटर में हम 2 स्फेयर पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा 68, और FCP में 4 एटम पढ़ते हैं तो ये 74 इसकी सबसे ज़्यादा। तो ये याद रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि FCP की पैकिंग एफिशिएंसी बता दो, बॉडी सेंटर की एफिशिएंसी बता दो, और या फिर सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन यूनिट सेल, ठीक है। अब हाँ, ये जो डेंसिटी वाला मैं फार्मूला बता रही थी ये आएगा हमारा फार्मूला। अब देखो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी है a³, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो हमने एक क्यूब मान रखी है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी a³। मास ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगी, उसका मास कितना, नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें यूनिट सेल, और मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। तो जैसे जेड मतलब जैसे कि हमने बॉडी सेंटर में 2 पढ़ा है, FCP में 4 पढ़ा है, और सिंपल क्यूबिक में 1 पढ़ा है, तो वो जेड की वैल्यू हो जाएगी। और मास मतलब एक एटम का कितना मास है वो हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ एन एटम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया मोल्स अपॉन, सॉरी मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर, ठीक है।
तो इससे हम क्या है, एक सेकेंड यार, रखेंगे तो क्या डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ एक यूनिट सेल अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो एक यूनिट की जो मास है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड इंटू एम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, और वॉल्यूम ए की क्यूब, और एम की जगह हमने क्या रिप्लेस करा, एम बाई एन ने, वो यहाँ पे कर देंगे, तो ये अपन आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। ये बहुत फेमस से ट्रिक है इसको याद रखने के लिए कि डेंसिटी को हम जमना से याद रख सकते हैं, जमना, ठीक है। तो जेड एम से तो ये, और ए क्यूब तो याद ही रह जाता, और नीचे एवोगेड्रो नंबर, जैसे भी याद रखना चाहो याद रख सकते हो। ये है डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। कई बार क्या है, जेड निकालने को पूछ लेते हैं, डेंसिटी दे देंगे। ए तो बहुत बार निकालने को पूछते हैं कि यूनिट सेल की लेंथ कितनी है, ये ए हो जाएगा। मास पूछ लेंगे कई बार, ठीक है। कई बार क्या है, जेड पूछ लेंगे। जेड पूछने से जैसे कि हमारे पास जेड पता करवाएंगे, जेड पता चल गया कि जेड हमारे पास 2 आया, तो टू आने पर फिर ये पूछ लेंगे किस टाइप की ये यूनिट सेल है, तो 2 आएगा तो बॉडी सेंटर्ड हो गया। 4 आ जाएगा तो हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड वाला है। तो इसी को रीअरेंज करके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे भी रखा है नीचे, इसमें एटॉमिक मास निकलवा रखा है, इसमें ये देख लेना, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। 2 टाइप के इम्परफेक्शन, मतलब कि देखो अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ या कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो ज़रूर आता है अरेंजमेंट होने में। तो जो डिफेक्ट्स हैं वो भी क्या है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। इनको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट, ये स्टोशियोमेट्री, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोशियोमेट्री, ठीक है। स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट कौन से होते हैं, देयर आर पॉइंट्स डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। जैसे 2NaCl लिख दिया, तो अगर कोई पॉइंट इफेक्ट आएगा ना, तो इसकी जैसे आगे जो नंबर लिख रखा है ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या है, स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट्स हो गए। ये क्या होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं। इसमें क्या है, ये 2 तरह के होंगे, एक तो इंटरस्टिशियल और एक स्टोशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, व्हेन सब कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू, ठीक है। अब जैसे कि ये अरेंजमेंट थी, यहाँ से एग्जांपल से देखो, वैकेंसी डिफेक्ट है। इंटरस्टिशियल में बताती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ से इसके यहाँ पे आना चाहिए था ये सर्कल, लेकिन ये यहाँ से मिस हो जाता है। मिस होके क्या है, यहाँ तो कहीं बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अपनी साइड छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाएगा, इसके कारण डिफेक्ट पैदा हो गया ना कि अरेंजमेंट तो ऐसे होनी चाहिए थी भाई, सारे इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से गायब हो गया और बीच में कहीं आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या है, ये देखो, डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि क्या है, बीच में आ गया ना वो, तो पास पास हो जाएंगे, इसके कारण क्या है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है हमारे पास स्कोट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, सॉरी, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन बाय द, ये था हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सॉरी मैंने वो जब मैंने एक्सप्लेन करा ना, इसमें वो तो था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और लेकिन ये जब दिखा रखा है ये वैकेंसी डिफेक्ट है। मतलब क्या है, एटम यहाँ से चला जाएगा लेकिन यही यहाँ नहीं रहेगा, वो कहीं बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे कि इंटरस्टिशियल वाला मैंने एक्सप्लेन करा था ना, वो तो ये है कि यहाँ से उठ के कहीं बीच में आ गया, ठीक है। तो ये पास पास हो गया ना, तो इसके कारण क्या है, डेंसिटी बढ़ जाएगी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। लेकिन जो वैकेंसी डिफेक्ट है ना, उसमें क्या है, ये उठ के कहीं बाहर ही चला जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को छोड़ के चला जाएगा। इसके कारण क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, ये पूछ ले किस कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी कम होती है, तो वो होती है वैकेंसी डिफेक्ट में। और इंटरस्टिशियल साइट में क्या है, वैकेंसी वो डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि ये सारे सारे पास में हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, 2 साइंटिस्ट के नाम पे हैं, ये क्या है, उनको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल और स्कोट की डिफेक्ट, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, बस मैं आपको बता दूं, जैसे इंटरस्टिशियल है ना, तो इफ़ से याद कर लिया, इफ़ याद रख लोगे ना तो बिल्कुल एकदम याद रह जाएगा। मतलब इंटरस्टिशियल वाले जैसे बिल्कुल क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट है। इसमें भी देखिए लिख भी, इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एंड इट्स ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन न्यू लोकेशन,
ठीक है। इंटरस्टिशियल जैसे मैंने बताया ना कि उठ के बीच में आ जाएगा और डेंसिटी बढ़ा देगा, बिल्कुल सेम वैसे ही क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट है। फ्रेंकल डिफेक्ट भी क्या है, डेंसिटी बढ़ा देते हैं। और दूसरा है स्कोट की डिफेक्ट। तो एक जो फ्रेंकल और स्कोट के दो नाम बताए ना मैंने, तो फ्रेंकल तो इंटरस्टिशियल वाला हो गया, तो शॉर्ट की क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैकेंसी वाले के जैसे। तो ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो दिखा भी रखा है यहाँ से, बिल्कुल एकदम हो जाएगा। देखो जैसे फ्रेंकल मैंने इंटरस्टिशियल वाला बताया था ना कि वैसे ही है, मतलब क्या है अपनी वैकेंट साइड को छोड़ के कहीं बीच में घुस गया, बीच में घुस गया तो ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल जैसा होगा। स्कोट में की मैं क्या बताया था, वैकेंसी वाले जैसे बताया था, मतलब क्या है वो उठ के कहीं बाहर ही चला जाएगा। देखो कहीं बीच में दिख नहीं रहा ना, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है, वैकेंसी परमानेंटली इसने क्रिएट कर दी। तो यहाँ तो डेंसिटी इंटरस्टिशियल और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्कोट के डिफेक्ट में और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है यहाँ पे या तो बढ़ेगी नहीं यहाँ पे, या फिर कम हो जाएगी, या तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा या फिर कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मतलब फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, फ़र्क मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अगर कैटायन भी चला गया और एनायन भी चला गया तो दोनों क्या है शो कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है स्कोट के डिफेक्ट का एग्जांपल क्या है, ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ कैटायन वैकेंसी नेसियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक सोडियम था और सोडियम यहाँ से उठ के चला गया था, ऐसा हमने किसमें पढ़ा है स्कोट के डिफेक्ट में। तो स्कोट के डिफेक्ट क्या है, नेसियल जो है KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है हमारे शॉर्ट के डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। The cationic vacancy thus produced is equal to number of similarly example are ये है। अब ये है नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफेक्ट्स। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम पढ़ते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या है, जैसे कि इसमें लिख रखा है फॉर एग्जांपल NaCl का हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या है जैसे NaCl को अगर जब हम हीट करते हैं तो जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्लोराइड आयन यहाँ से जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो Cl नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे एक क्या है इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। अब देखो Cl नेगेटिव चला गया लेकिन सोडियम तो उतनी ही है, तो यहाँ पे क्या है मेटल ज़्यादा हो गए, सोडियम ज़्यादा हो गया, मतलब मेटल की एक्सेस हो गई, तो इसलिए क्या है इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं एनायन के जाने से। या फिर इसको क्या बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखो एनायन जाने से क्या है हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हुई है, उसके कारण क्या है मेटल बढ़ गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ऐसे ही है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या है FeO का एग्जांपल है, यहाँ पे आयरन चला जाएगा, आयरन चला नहीं जाएगा, मतलब दो स्टोकियोमेट्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसके कारण क्या है मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, कंडक्टर पढ़ेंगे, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर कौन से होते हैं, द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ टू 10⁷, ठीक है। 10 की पावर 4 से 7 की जिनकी कंडक्टिविटी है वो क्या है कंडक्टर है। इंसुलेटर की कितना हो जाएगी -20 से -10, और इनके बीच की है वो सेमी कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। लेकिन इंसुलेटर क्या है वो बिल्कुल ही कोई हीट या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर है। सेमी कंडक्टर के होते हैं वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अगर उन्हें ऐसी टेम्परेचर कंडीशन या प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कराई जाए तो वो कई बार क्या है शो कर देते हैं, ठीक है। अब कंडक्शन कैसे होता है देखो, अब है पार्शली फिल्ड बैंड। ये क्या है दो बैंड है, मतलब यहाँ से हमें कंडक्ट करानी है चीज़ यहाँ तक, ये दोनों बिल्कुल एकदम आपस में जुड़े हुए हैं। मेटल्स में कर देगा, जैसे ये क्या है मेटल्स में क्या है जो यहाँ से और यहाँ पे जो हमें ट्रांसफ़र कराना वो बिल्कुल क्या है जुड़े हुए हैं, यहाँ एक दूसरे पे ओवरलैप हो रखे होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि मेटल्स हैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब बिल्कुल इनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहुँचा सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है गैप होता है, दो तरह के बॉन्ड बैंड बोलते हैं, एक तो फील्ड बैंड हमने बोला है, दूसरा हमारा क्या है एम्प्टी बैंड। फील्ड बैंड से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन भेजना है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन इंसुलेटर में क्या है बीच में गैप होता है, इसलिए ये
उछल के तो जा नहीं सकते, एक दूसरे से टच होके इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं ना, यहाँ से एक दूसरे को, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास। वो ऐसे तो नहीं उछल के यहाँ पे एकदम चला गया। तो उछलने के लिए ये गैप को फिल नहीं कर सकते, इसलिए इंसुलेटर क्या कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है, ये गैप कम है, ये कवर हो सकता है अगर हम ऐसी कोई टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करा दें। टेम्परेचर प्रोवाइड कराने से क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी और वो वहाँ यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन सी प्रोफाइल डायग्राम पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और उस पे। ठीक है, हायर क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और वो सब भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी 12th लेवल पे इतना पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे दे रखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। पैरामैग्नेटिक होते हैं जिसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे O2 हो गया। ठीक है, अब O2 में कितने हैं, वो पूरा मॉलिक्यूलर डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन करने के इसमें ज़रूरत है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। पैरामैग्नेटिज्म से याद रख लें, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं अरेंजमेंट करने के बाद। ठीक है, डायमैग्नेटिक में क्या है होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। और पैरामैग्नेटिक में क्या है, काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, जो डोमेन्स की फॉर्म में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो आज तक KVS या TGT PGT एग्जाम में, स्टेट वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन वो एक्सप्लेन कर दूंगी और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।